बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 17 जिसका नेम फिजिक्स ऑफ सॉलिड है उसका एक टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने इस चैप्टर में सॉलिड्स की 3 तरह की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो बेटे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। सेकेंड वन हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और थर्ड पे हमने इस चैप्टर में सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने सॉलिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। बेसिकली 5 होती हैं लेकिन हमारे लेवल पे 3 ही गिवन है हमारे सिलेबस में। पहली जो टाइप है बेटे उसे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, सेकंड टाइप को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और थर्ड टाइप को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड है जिसका नेम है हिस्टैरिसीस लूप। तो बेटे सबसे पहले हमें वर्ड हिस्टैरिसीस का पता होना चाहिए कि ये हिस्टैरिसीस क्या होता है। जो वर्ड हिस्टैरिसीस है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, और बेटे जिसका मतलब होता है लैग बिहाइंड। ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है लैग बिहाइंड। और दूसरा इसमें जो वर्ड है वो लूप है, और लूप बेटे किसी भी क्लोज्ड शेप या क्लोज कर्व को कहते हैं। तो इस वर्ड लूप में इस बात की तरफ इशारा है कि हम किसी ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हिस्टैरिसीस लूप की। तो बेटे क्योंकि ये ग्राफ है तो डेफिनेशन द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एंड अल्टरनेटिंग करंट I during magnetization and demagnetization. Magnetization and demagnetization is known as hysteresis loop. यानी कि बच्चे ये ग्राफ है किन 2 चीजों के बिटवीन। एक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसे हमने B से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सेकंड है अल्टरनेटिंग करंट। इन 2 के बिटवीन ये ग्राफ है। तो बेटे इस ग्राफ को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अच्छा, तो माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस ग्राफ को स्टडी करने का पर्पस क्या है। तो बेटे इस ग्राफ को स्टडी करने का पर्पस ये है कि इट इज यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कि जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये हम इस ग्राफ से स्टडी करते हैं। तो आइए नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। क्योंकि बेटे ये टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है तो मैं कोशिश करूंगा साथ इस तरह एक्सप्लेन करके लिखता जाऊं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप बिल्कुल इसी तरह अटेम्प्ट करें और आप लोग फुल मार्क्स गेन कर सके। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये उसकी बार एक सैंपल बार लेते हैं। और बेटे हमने पढ़ा हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इस तरह एक रीजन होते हैं जिनमें ये डोमेन्स होती हैं, और जो डोमेन्स होती हैं वो बेटे बिहेव कर रही होती हैं लाइक टाइनी मैग्नेट, छोटे मैग्नेट की तरह, जिसका अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और ये रैंडमली ओरिएंट होती हैं। तो इनकी रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होता है। ठीक है, एक तो इनकी ऐसी ओरिएंटेशन हो सकती है, या फिर सेकंड इनकी इस तरह से भी ओरिएंटेशन हो सकती है कि ये डोमेन्स हैं और डोमेन्स इस तरह से भी ओरिएंट कर सकती हैं। मीन या तो रैंडम या क्लोज रिंग की शेप में भी हो सकती हैं। ठीक है, ताकि अगर क्लोज रिंग की शेप में हो या रैंडमली ओरिएंट हो, दोनों तरह से ही इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिज्म है, वो 0 ही होगी। क्लियर?
अच्छा जी, नेक्स्ट, ये जो डोमेन्स की बाउंड्री होती है इन्हें हम डोमेन वॉल्स कहते हैं। हम क्या करते हैं नेक्स्ट, हम बेटे एक वायर लेते हैं जिसको वाउंड किया होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल, और इसे हम सोलिनॉइड कहते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा भी हुआ है, इसको एक स्विच और एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये बेटे एसी का सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये स्विच एस है और ये एक एसी सोर्स है। इसके बाद जो एसी सोर्स है उसका बेटे हमें पता है कि उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो वेव फॉर्म होती है वो ऐसी किस तरह की होती है, ग्राफिकल वेव फॉर्म। अब अभी यहां पे स्विच जो है वो ओपन है। जब स्विच ओपन है तो स्विच ओपन होगा तो बेटे सर्किट इनकम्प्लीट है। जब सर्किट इनकम्प्लीट है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस सोलिनॉइड में से कोई भी सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को उठा के इसके इनर में रख देते हैं जिसे कोर कहते हैं। मीन के ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटे, तो हम इस वायर को इसके ऊपर वाउंड कर दिया जाता है। तो ये फॉर एग्जांपल अगर आयरन का सैंपल है तो बेटे ये आयरन कोर्ड सोलिनॉइड बन जाता है, ठीक है। मतलब कि सोलिनॉइड की कोर पे, जो सोलिनॉइड की कोर है वो आयरन का मटेरियल है, तो उस आयरन के मटेरियल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें, ये आयरन का पीस है और इसमें जो डोमेन्स हैं ये भी रैंडम है। अब जब डोमेन्स रैंडम है और स्विच भी बेटे अभी ओपन है, फिर हम क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं। जैसे स्विच क्लोज होता है पाथ कंप्लीट होता है। पाथ के कंप्लीट होने की वजह से इसमें से करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करेगा तो सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बेटे लेट से कि वो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेड हैं। और हमें पता है, हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा हुआ है कि सोलिनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर? अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल सोलिनॉइड में प्रोड्यूस हुआ है ये बेटे डिपेंड करता है करंट पे। जितना करंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतना ही इस सोलिनॉइड में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जितनी इस करंट की मैग्नीट्यूड कम होगी सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही कम होगा। मीन इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। क्लियर? अच्छा, अब बेटे जैसे ही करंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये आयरन का पीस इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक का पीस पड़ा हुआ है इसकी इनर में, तो बेटे जिसकी डोमेन्स रैंडमली ओरिएंट है, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये क्या करेगा, इन डोमेन्स को अलाइन करने की कोशिश करेगा। इन डोमेन्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये डोमेन्स में ओरिएंटेशन होगी और ये बेटे अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देंगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो जिसको मैं यहां पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डोमेन्स की अलाइनमेंट है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होगी। तो ये इसका नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, तो बेटे इसका अपना भी यहाँ पे एक नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा। ये साउथ, साउथ, तो यहाँ पे अपना भी एक साउथ इंड्यूस हो जाएगा। मीन जैसे जैसे डोमेन्स ओरिएंट होती जाएंगी, अलाइंड होती जाएंगी, वैसे वैसे इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाएगी और जब सारी डोमेन्स अलाइंड हो जाएगी मैग्नेटाइजेशन भी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब बेटे नेक्स्ट इसको हम ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। इसको ग्राफ ड्रा करने से पहले ये जो मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन है जो डोमेन्स की अलाइनमेंट की वजह से हुई है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ये बी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये बी क्या है? ये बी बेटे मैग्नेटिक फील्ड है। किसका? शाबाश, सोलिनॉइड का। सोलिनॉइड का नहीं बेटा, ये सोलिनॉइड का नहीं है। ये किसका है? वेरी गुड, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का है। किसका है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब एक्सटर्नल फील्ड ने तो इनको फोर्स किया कि वो अलाइंड होना शुरू हो जाए, तो उनकी अलाइनमेंट की वजह से ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। अब ये जो बी है ये बेटे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस मटेरियल की। इसको यहाँ पे तीन नाम इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। एक बेटे हम नाम यूज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी,
या फिर दूसरा नेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या थर्ड नेम मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कि इसका ग्राफ बेटे किस तरह का होता है। आइए इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। जब भी ग्राफ हम ड्रा करें, दो एक्सिस लेते हैं, एक बेटे वाई एक्सिस होता है और सेकंड वन जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, यहां से अब बेटे इन दो क्वांटिटीज के बिटवीन हमने ग्राफ ड्रा करना है। किस किस के बिटवीन? एक ये बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये किसकी है? इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। दूसरी कौन सी चीज? ये बी कब प्रोड्यूस हुआ? जब इस एक्सटर्नल फील्ड ने इनको अलाइंड किया। और एक्सटर्नल फील्ड कहां से आया? करंट की वजह से। तो बेटे बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल का है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का है, ये किसकी वजह से हुआ? ये इस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से हुआ। मीन इट डिपेंड्स अपॉन आई। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन बी एंड आई। ठीक है, ये मीन के बी डिपेंड कर रहा है आई पे। और बेटे यूजुअली जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं वो हम ड्रा करते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं वो हम ड्रा करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, अभी ये बेटे ओरिजिन से बात स्टार्ट होगी। वो क्यों? देखें, इनिशियली जब स्विच ओपन था, सर्किट इनकम्प्लीट था, करंट क्या था? शाबाश, जीरो, वेरी गुड। जब करंट जीरो था, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या था? जीरो। जब सोलिनॉइड का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, तो इन डोमेन्स को कोई भी चीज, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जो है वो फोर्स नहीं कर रहा था कि डोमेन्स खुद को अलाइंड करें। जब डोमेन्स रैंडम ओरिएंट में होंगी, अलाइंड नहीं होंगी, अनअलाइन होंगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होगा? जीरो। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम रीजन। क्लियर? ये ग्राफ रीजन से स्टार्ट होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट, जैसे ही बेटे इन डोमेन्स को जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे, करंट स्टार्ट होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, लेकिन डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। मीन आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही बेटे करंट बढ़ेगा, करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ने से इस सोलिनॉइड का जो कि एक्सटर्नल फील्ड है, सोलिनॉइड का एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वो डोमेन्स को उतना ही ज्यादा फोर्स करेगा, और डोमेन्स रोटेट करना स्टार्ट कर देंगी, अलाइंड होना शुरू हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मीन आई के बढ़ाने से इस मटेरियल का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बेटे अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इसका ग्राफ यहाँ से ये एक कर्व आती है, और बेटे यहाँ पे ये नॉन लीनियर कर्व है। ये नॉन लीनियर कर्व क्या शो करती है? अभी हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अब देखें, यहां से आई बढ़ता जा रहा है, आई के बढ़ने से बी भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने क्या नोट किया? आई के बढ़ते बढ़ते ये जो ग्राफ है ये बेटे थोड़ी देर बाद हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ग्राफ का हॉरिजॉन्टल होना क्या शो कर रहा है? ग्राफ का हॉरिजॉन्टल होना ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आई की मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ रहा है, एक्सटर्नल फील्ड के बढ़ने से डोमेन्स के ऊपर शाबाश फोर्स ज्यादा लग रही है। जब डोमेन्स के ऊपर फोर्स ज्यादा लग रही है, एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा फोर्स उनको लगा रहा है, तो डोमेन्स शाबाश रोटेट करना शुरू कर देती हैं। वेरी गुड, जिसकी वजह से उनकी अलाइनमेंट बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आता है जब सारी डोमेन्स अलाइंड होना शुरू हो जाती हैं। वेरी गुड, जब सारी डोमेन्स अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी तो इसका नेट जितना इसने मैग्नेटाइज होना हो चुका है, इससे ज्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तो जिसकी वजह से ये ग्राफ भी बेटी ऊपर नहीं जाती, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो करती है कि ये देखें करंट तो अब बढ़ रहा है, लेकिन बी में कोई भी इंक्रीज नहीं आ रहा क्योंकि ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। और ये इस चीज की निशानदेही कर रहा है बेटे कि मटेरियल ने जितना मैग्नेटाइज होना था हो चुका है, इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। वेरी गुड।
तो इस पॉइंट को हम यहां पे ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देन ए कौन सा पॉइंट हुआ? वो पॉइंट शाबाश जहां पे मटेरियल फुली मैग्नेटाइज है। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स साथ साथ लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर में पहला बेटे फीचर आ जाएगा सैचुरेशन। सैचुरेशन अभी पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है। और बेटे यही इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाना, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। मीन मटेरियल जो है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो फुली तौर पे क्या हो गया है? मैग्नेटाइज हो गया है। वेरी गुड। तो इसको लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन, ताकि अगर पेपर में आए तो हम आसानी से लिख सकें। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B increases from 0 and reaches to a maximum value at this point. Material is said to be saturated. तो ये बेटे इस पॉइंट को हम सैचुरेशन कहते हैं, यानी कि जहां पे जाके मटेरियल फुली मैग्नेटाइज हो गया। अब करंट तो बढ़ा, लेकिन करंट के बढ़ने से बी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही। मीन जितनी डोमेन्स थी वो सारी की सारी अलाइंड हो चुकी हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, अब करंट बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो गया, लेकिन अब करंट के फर्दर बढ़ने से भी नहीं बढ़ा, क्योंकि एसी लगा हुआ है। तो बेटे आई की वैल्यू ने क्या होना है? डिक्रीज, क्योंकि एसी लगा हुआ है। जब आई डिक्रीज होगा, आई के डिक्रीज होने की वजह से शाबाश बताएं एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटे जैसे ही आई डिक्रीज होगा, आई के डिक्रीज होने से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, ये जो डोमेन्स हैं इनके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगी है वो भी डिक्रीज होगी। जब वो डिक्रीज होगी तो बेटे ये जो डोमेन्स हैं इनका अपना भी एक नॉर्थ और साउथ पोल है, तो जिसकी वजह से उनमें रिपल्जन स्टार्ट होगी। और जो डोमेन्स हैं ये बेटे क्या होना शुरू हो जाएंगे? जैसे ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ। तो बेटे जैसे इस नॉर्थ को ये भी रिपेल करेगा, ये नॉर्थ भी रिपेल करेगा, तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही रोटेट करना शुरू करेगा तो इनकी रोटेशन की वजह से जितनी अलाइनमेंट पहले थी, जितनी डोमेन्स पहले अलाइन थी, अब ये उतनी नहीं रहेंगी, क्योंकि रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, रैंडम होना शुरू हो जाएंगी। तो आई के डिक्रीज होने की वजह से जो मटेरियल है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी शाबाश डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज। तो जब बेटे ग्राफ से अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आई डिक्रीज होता है, आई के डिक्रीज होने से बी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, और बेटे ये यहां पे पहुंच जाती है। एंड हम क्या देख रहे हैं कि बेटे यहां से आई डिक्रीज होते होते 0 हो गया, मीन एक्सटर्नल फील्ड 0 हो गया। एक्सटर्नल फील्ड तो 0 हो गया है, लेकिन मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज है, डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, अभी भी फुली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। उसमें इतनी मैग्नेटाइजेशन अभी भी बाकी है, ये इतनी मैग्नेटाइजेशन। इस पॉइंट को बेटे आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ऐसा क्यों है, ये भी हम चलें बाद में बात करते हैं ऐसा क्यों है। तो पहले इसका नेक्स्ट फीचर लिख लेते हैं कि O2A क्या होता है। O2A बेटे आई बढ़ा, आई के बढ़ने के साथ भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। शाबाश। फिर अगर A2R पे बात की जाए, A2R आई क्या हो रहा है? डिक्रीज। आई के डिक्रीज होने से भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। और बेटे डिक्रीज होते होते आई क्या हो गया? 0, लेकिन बी अभी भी 0 नहीं हुआ, इतना अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अच्छा इसको लिख लेते हैं यहां पे। नेक्स्ट इसका सेकंड फीचर है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस में बेटे हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर बात की जाए O2A, O2A अगर बात की जाए
फ्रॉम ओ टू ए, आई क्या होता है, शाबाश, इंक्रीज, वेरी गुड, आई इंक्रीज, आई के इंक्रीज होने से बी भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज, तो बेटे ये बी भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा इसी तरह अगर बात की जाए ए टू आर, ए टू आर, ए टू आर हमने क्या देखा, आई क्या हो रहा है, डिक्रीज, आई के डिक्रीज होने से ग्राफ नीचे आ रहा है, तो बेटे बी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, आई डिक्रीज, और बेटे बी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, वेरी गुड। अच्छा अब यहां पे ये आई भी डिक्रीज हो रहा है, बी भी डिक्रीज हो रहा है, कहां से, फ्रॉम ए टू आर। एक बात आप गौर से देखें, जब ओ टू ए, अगर ओ टू ए बात की जाए, पहले क्या दिया बेटे हमने, आई, इस आई की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, बी, मटेरियल का, शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, आई पहले दिया, बाद में क्या प्रोड्यूस हुआ, बी, तो इसका मतलब आई क्या कर रहा है, लीड, बी उसके पीछे पीछे बढ़ता जा रहा है, बी क्या कर रहा है, लैग, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है बी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो अगर देखा जाए फ्रॉम ओ टू ए, तो बेटे आई क्या कर रहा है, लीड, और बी क्या कर रहा है, लैग, वेरी गुड। अगर इसी तरह ए टू आर बात की जाए, ए टू आर, करंट हो रहा है डिक्रीज, करंट के डिक्रीज होने की वजह से बी भी क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज, करंट डिक्रीज होते होते बेटे जीरो हो गया, लेकिन बी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बी अभी भी जीरो नहीं हुआ। तो पहले कौन जीरो हुआ, करंट, बी भी डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो अभी जीरो नहीं हुआ, तो शाबाश बोलो, कौन लीड कर रहा है, वेरी गुड, आई लीड कर रहा है, और लैग कौन कर रहा है, बी लैग कर रहा है। तो यही तो स्ट्रेसेस है कि अगर आप ओ टू ए बात करें तो कौन लीड कर रहा है, करंट, शाबाश, लैग कौन कर रहा है, बी, अगर ए टू आर बात करें तो कौन लैग कर रहा है, फिर भी बी, क्लियर। तो बेटे इस पूरे फिनोमिना में ए टू आर देखें, ए टू आर देखें या ओ टू ए देखें, बी क्या कर रहा है, लैग, वेरी गुड, और आई क्या कर रहा है, लीड। तो इसको लिख लेते हैं, द फिनोमिना due to which magnetism lag behind the magnetizing current is known as hysteresis। तो बेटे यहीं पे इस बात का हिंट है कि देखें इसमें मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब इस बी को मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, इस बी को मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो मतलब बी की वैल्यू बेटे हमेशा लैग करती है किसको, मैग्नेटाइजिंग करंट को। तो इसी वजह से बेटे इसका नाम हमने हिस्टेरेसिस लूप रखा हुआ है क्योंकि इसमें हमेशा बी लैग करता है किसको, आई को। समझ लगी, वेरी गुड। अच्छा इसके बाद यहां पे ये फिनोमिना है, इसमें ना बुक पे बेटे एक लाइन लिखी हुई है, वो जरा ध्यान के साथ, बड़ी कंफ्यूजिंग है, एमसीक्यूज में भी आ जाती होती है कि द वैल्यू ऑफ बी, कि बी की वैल्यू इज ऑलवेज greater when current is decreasing than when it is increasing, then when it is increasing। कि बेटे इसमें B की वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा होती है कब, जब करंट डिक्रीज हो रहा हो। कैसे देखें जरा, ए टू अगर आर बात की जाए, शाबाश, करंट क्या हो रहा था, बोले डिक्रीज, वेरी गुड, करंट के डिक्रीज होने की वजह से बी भी क्या हो रहा था, डिक्रीज, करंट डिक्रीज होते होते जीरो हो गया, बी अभी भी
जीरो नहीं हुआ, वेरी गुड। जब बी जीरो नहीं हुआ तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, करंट जीरो हो गया, करंट की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन बी के अभी भी कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट है, वेरी गुड। तो फिर बेटे बोलो कौन ज्यादा हुआ, बी, वेरी गुड। बी की वैल्यू कब, जब ए टू आर बात की जाए, वेरी गुड। लेकिन जब ओ टू ए बात की जाए, देन बेटे उसने कहा देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, जब ओ टू ए बात की जाए देन करंट की वैल्यू ज्यादा होती है बी से, लेकिन जब ए टू आर बात की जाए देन बी की वैल्यू, वेरी गुड, ज्यादा होती है आई से। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बेटे इसमें ये जो फीचर है आर, इसके बारे में पढ़ती हैं। थर्ड फीचर आर, आर क्या होता है, आर का बेटे हमने नाम यहां पर रखा हुआ है रेमनेंस या फिर रिटेंटिविटी, वेरी गुड। अच्छा बेटे यहां पे रेमनेंस या रिटेंटिविटी क्या होता है, देखें करंट डिक्रीज हो रहा था, करंट के डिक्रीज होने के साथ साथ बी भी डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन करंट डिक्रीज होते होते जीरो हो गया, वेरी गुड। लेकिन बी अभी भी जीरो नहीं हुआ, उसकी इतनी वैल्यू अभी भी क्या है, प्रेजेंट। जब इतनी वैल्यू प्रेजेंट है, इतनी वैल्यू रिमेन है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेमनेंस और रिटेंटिविटी, वेरी गुड। इसी वजह से हमने इसका नाम रेमनेंस या रिटेंटिविटी रखा हुआ है कि किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड रिमेन रहे व्हेन करंट रिड्यूसेस टू जीरो, वेरी गुड। तो इसको आगे लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल the ability of a material due to which, very good, due to which magnetic flux density, B का पहले बता दिया, तीन नेम है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर बेटे इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी, या इसे मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B remains when current reduced to zero is known as रेमनेंस या रिटेंटिविटी। तो इतना बेटे बच जाता है, तो इस वजह से इसे हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो ये भी इसका बेटे अदर नेम है। पेपर में या अगर टेस्ट में डेफिनेशन आ जाती है, एमसीक्यूज आ जाता है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होती है, तो परेशान नहीं हो जाना, वो इसी का थर्ड नेम है, रेमनेंस, रिटेंटिविटी या फिर बेटे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये होता क्यों है, अच्छा देखें, डोमेन्स पहले होती हैं बेटे रैंडम, जब एक्सटर्नल फील्ड मिला तो एक्सटर्नल फील्ड ने डोमेन्स को क्या कर दिया, अलाइंड। ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, डोमेन्स को अलाइन करने के लिए एक हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। तो जब एक बार डोमेन्स अलाइंड हो जाएं तो फिर बेटे वो जल्दी रैंडम भी नहीं होती, अनअलाइंड भी नहीं होती। तो ये किसकी वजह से होता है, ये डोमेन्स की इनर्शिया या टेंडेंसी की वजह से होता है कि जब वो एक बार अलाइंड हो जाएं तो इन डोमेन्स का कुछ ना कुछ, इनकी डोमेन्स, कुछ ना कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जो पार्टली अलाइंड रहती हैं और कुछ वेरी गुड क्या हो जाती हैं, रैंडम हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये भी लिख लेते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसकी रीजन क्या होती है। तो रीजन क्या होती है, वेरी गुड, टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स। तो ये भी लिख लेते हैं, टेंडेंसी ड्यू टू, इट इज ड्यू टू टेंडेंसी of domains stay aligned, very good। अच्छा, अब बेटे करंट तो यहां पे अब यहां तक पहुंच गया, करंट जीरो हो गया, एसी लगा हुआ है, तो एसी ने अपनी वैल्यू को क्या करना है, वेरी गुड, अब डायरेक्शन को चेंज करना है। जब डायरेक्शन रिवर्स होगी तो डायरेक्शन की रिवर्स होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। उससे हम यहां पे ड्रा करें, लेट से क्या बेटे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, ये साउथ
ये नॉर्थ पोल और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है। क्लियर? अब बेटे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसके इनसाइड पड़ा हुआ है। अब जो एक्सटर्नल फील्ड है इन डोमेन्स को अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये जो डोमेन्स हैं इस डायरेक्शन में पुत्र अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर? अब देखें जैसे ही ये इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन की तरफ जा रही होंगी तो मैग्नेटिक, क्योंकि पहले इधर अलाइन थी, जब अलाइनमेंट चेंज हो रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होते होते एक इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी जब कंप्लीट रैंडम हो जाएंगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। तो फिर इसको अगर ग्राफ से देखा जाए तो आई के इंक्रीज होने से बी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और डिक्रीज होते होते बेटे यहां से ये जीरो यहां पे। ठीक है? इस पॉइंट को सी मीन कोरेसिविटी बोलते हैं। क्लियर? मीन कोरेसिविटी वो रिवर्स करंट की वो वाली वैल्यू जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए उसे बेटे कोरेसिविटी बोलते हैं। कोर्स मतलब जबरदस्ती, पहले इधर अलाइन था वो उनको जबरदस्ती इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रही है। तो इसको लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इसका फोर्थ फीचर कोरेसिविटी। तो कोरेसिविटी को बेटे द प्रोसेस in which reverse current increased up to that value या up to that where magnetic flux density B becomes zero is known as कोरेसिविटी। इसे बेटा कोरेसिविटी बोलते हैं। ठीक है? और इस नेगेटिव करंट की वैल्यू को कोरेसिव करंट कहते हैं। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट बेटे इसमें जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर यहां से एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कोरेसिविटी जो है इस लूप की इस ग्राफ की मोस्ट सेंसिटिव प्रॉपर्टी है। मोस्ट सेंसिटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये है। ये एमसीक्यूज में इसको बाद में फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा देखें अब जैसे जैसे इन अदर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता करंट बढ़ता जा रहा है, करंट के बढ़ने से एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा और एक्सटर्नल फील्ड के बढ़ने से अब जो डोमेन्स हैं वो इस तरह अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी और बेटे मैग्नेटिक फील्ड ये जो मटेरियल है इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा बी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और बेटे ग्राफ से यहां से ये बढ़ता बढ़ता अगेन ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये है कि सारी की सारी डोमेन्स अलाइंड हो चुकी हैं। मटेरियल बिकम वंस अगेन मैग्नेटाइज्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? अच्छा इसके बाद करंट मैक्सिमम पे पहुंच गया। इसके बाद करंट ने डिक्रीज होना है। जब करंट डिक्रीज होगा तो करंट के डिक्रीज होने से एक्सटर्नल फील्ड डिक्रीज होगा। फिर वही बात, जब एक्सटर्नल फील्ड डिक्रीज होगा डोमेन्स ने खुद को क्या करना है बेटे? वेरी गुड, रैंडम करना है। तो जिसकी वजह से उन्होंने रैंडम होना है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा और बेटे करंट डिक्रीज होता होता जीरो हो जाएगा और ये मैग्नेटिज्म अभी भी इतनी प्रेजेंट होगी। ठीक है? उसको आर और इसको बेटे हम आर प्राइम कह देते हैं। क्लियर? अच्छा इसके बाद ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर डोमेन्स ये वाली अगेन कंडीशन आ जाएगी एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में। जो डोमेन्स पहले इस तरह अलाइंड थी अब उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होना है और बेटे ये यहां से बढ़ते बढ़ते फिर अगेन वंस अगेन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे जाके फिर वो कंप्लीटली रैंडम होगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगी और फिर अगेन बेटे ये बढ़ेगी इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव और बढ़ते बढ़ते ये साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो ये बेटे इस कंप्लीट लूप को हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। क्लियर? और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात
वो इस ग्राफ की ये दूसरे ग्राफ से यूनिक प्रॉपर्टी बेटे ये कि ग्राफ एक बार जब ये ग्राफ रीजन से स्टार्ट होता है उसके बाद ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसकी रीजन ये है कि जब डोमेन्स एक बार यहां पे या यहां पे कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएं, करंट को रिमूव भी कर दिया जाए यहां पे या यहां पे, तो बेटे मटेरियल फुली डीमैग्नेटाइज नहीं होता, जिसकी वजह से ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता। तो नेक्स्ट इसका फीचर है बेटे थर्ड, इसका फिफ्थ फीचर है एरिया ऑफ लूप। एरिया ऑफ लूप यानी कि ये जो लूप है इसका एरिया, ये सारा इसका इनसाइड एरिया में क्या बताता है? तो बेटे ये लूप एनर्जी को मेजर करता है जो नीड होती है, जो उसकी जरूरत होती है मटेरियल को फुली तौर पे मैग्नेटाइज और यहाँ पे मटेरियल फुली मैग्नेटाइज है, यहाँ पे मटेरियल फुली डीमैग्नेटाइज है। तो फुली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो बेटे हमें कौन बताता है? एरिया ऑफ द लूप। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, इट इज द मेजर्ड या एरिया ऑफ लूप measures the energy needed to magnetize and demagnetize the material या सब्सटेंस। तो इसका मतलब बेटे जितना एरिया ऑफ लूप ज्यादा होगा, शाबाश, एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा रिक्वायर होगी। जितना एरिया ऑफ लूप कम होगा एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। लूप एरिया लार्जर होगा एनर्जी नीडेड ज्यादा होगी, लूप एरिया कम होगा एनर्जी नीडेड कम होगी। नेक्स्ट इसका फीचर है बेटे हिस्टैसिस लॉस। हिस्टैसिस लॉस ये क्या होता है? ये भी एरिया ऑफ लूप से रिलेटेड है कि बेटे ये जो एनर्जी है हम कह रहे हैं मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, ये कहां पे यूज हो रही है? ये बेटे एनर्जी डिसिपेट होती है जब कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। कहां पे डिसिपेट होती है? क्वेश्चन तो माइंड में आ सकता है। हाँ जी भाई बोलो, हाँ जी चलें सुनने। अच्छा बेटे ये डोमेन जब एक बार अलाइंड हो जाती हैं तो उनको दोबारा अनअलाइंड करना उससे भी ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इनको बेटे जब ये रोटेट कर रही होती है तो इनकी आपस में इंटरनल फ्रिक्शन होती है। तो ये जो एनर्जी है ये उस इंटरनल फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में लॉस होती है। उस लॉस वाली एनर्जी को हम हिस्टैसिस लॉस कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, द एनर्जी लॉस या द एनर्जी डिसिपेटेड during magnetization and demagnetization in each cycle is known as hysteresis loss। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी बताया वो लिख लेते हैं बेटे कि यहां से ये एनर्जी कहां पे यूज होती है? इट यूज टू डू वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इट यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स। और बेटे ये जो एनर्जी लॉस होती है ये अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अच्छा अब यहीं से एक क्वेश्चन अब वो पूछ सकता है खुद बना के। वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? वो कहेगा कि क्या ये हिस्टैसिस कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को बे करता है? बताएं। हाँ जी, करता है कि नहीं करता? सोचे सोचे, इसी में हिंट है इसका। तो बेटे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बे करता है।
कैसे करता है, देखो ये इसकी कौन सी एनर्जी थी, एक्सटर्नल हमने एनर्जी दी मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी बेटे वर्क कर रही है किसके अगेंस्ट, इंटरनल फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो मतलब मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी ऑफ द मटेरियल। तो बेटे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो दैट्स वाई टू बेस द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये भी पूछ सकता है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज जरा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात कर दी कि एरिया ऑफ लूप क्या बताता है, एनर्जी डिसिपेटेड बताता है। अगर कोई भी ग्राफ हो तो बेटे दो तरह के एमसीक्यूज हर ग्राफ से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, एक उस ग्राफ का एरिया क्या बताता है, दूसरा उसकी स्लोप क्या बताती है। तो दोनों को देख लेते हैं। देखें ये ग्राफ प्लॉट है बिटवीन बी एंड आई। तो बेटे इसका एरिया बी इंटू आई की डायमेंशन क्या बतानी चाहिए, एरिया ऑफ लूप, और एरिया ऑफ लूप क्या बताना चाहिए कि एनर्जी डिसिपेटेड। क्लियर। तो चलें इसको देख लेते हैं कि बी इंटू आई, ये जो बेटे इसकी डायमेंशन बी आई का एरिया बताता है एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। अगर तो इन दोनों की लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल आई तो बेटे फिर इसका मतलब एरिया ऑफ लूप वाकई एनर्जी बताता है। अगर ना इक्वल आई तो इसका मतलब ये एनर्जी डिसिपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो चलें जरा करके देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखें बी का यूनिट क्या होता है। तो बेटे बी का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल। चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा हुआ है। तो यहां से 1 टेस्ला बिकम्स इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। लिखें जरा इधर, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। आई क्या है, करंट। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट भी। इसका यूनिट होता है एम्पेयर। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, चलें देखें एरिया एरिया से कैंसल, तो पर मीटर नीचे ले जाएं तो ये बेटे न्यूटन पर मीटर। जूल को भी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन जरा लिख लें, न्यूटन मीटर, क्योंकि वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ डी। तो न्यूटन बराबर जूल बराबर आ गया न्यूटन मीटर, ये बेटे आ गया मीटर क्यूब, ये कैंसल। न्यूटन मीटर बिकम्स इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो इक्वल ही नहीं आया। अब हाँ जी, हाँ जी, या तो जब इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये चीज हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बताती। हाँ जी, या तो फिर ये कहना छोड़ दें कि एरिया ऑफ लूप एनर्जी डिसिपेशन बताता है। अगर बताता है तो फिर डायमेंशन सेम आनी चाहिए, डायमेंशन तो सेम आ ही नहीं रही। यही इसमें एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। चलें सुने कैसे, ये कैसे होता है जरा सुने। तो बेटे ये करंट किसको दिया है, सोलिनॉइड को। तो जरा इधर सोलिनॉइड बनाएं। ये देखें ये सोलिनॉइड। लेट्स से सोलिनॉइड के कितने टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है। इसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है। तो बेटे टर्न्स डेंसिटी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर। अच्छा देखें अगर एक में करंट आई है एक टर्न में, तो n टर्न्स में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितना करंट होगा। तो बेटे वो बन जाएगा NI इज इक्वल टू N। बेसिकली यहाँ पे बेटे जो I है वो I नहीं है, वो क्या है, वो NI है। यही बात कंफ्यूजिंग है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये जरा ध्यान से ठीक है इसको समझ लें। NI, N का यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। वेरी गुड। तो ये I का यूनिट यहाँ पे क्या बन गया, एम्पियर पर मीटर। आप जरा पुट करें I की जगह पे एम्पियर पर मीटर। अब एम्पियर एम्पियर से कैंसिल, पर मीटर बेटे बन जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर का स्क्वायर अब इक्वल आ गया। दैट्स वाई ये बेटे यहां पे इसकी डायमेंशन ये इसकी इक्वल होती हैं कब, जब आई का यूनिट क्या लिया जाए, एम्पियर पर मीटर लिया जाए। मैग्नेटाइजिंग करंट मीन ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताते हैं। ये जरा गौर के साथ इस चीज को आपने याद रखना है। यहाँ पे आई का यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर है। क्लियर। अच्छा दूसरा पॉइंट, स्लोप। स्लोप क्या बताता है, स्लोप
अच्छा बेटे स्लोप टेंजेंट होता है, और टेंजेंट किसी भी ग्राफ का स्लोप मतलब y के लॉन्ग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x के लॉन्ग क्वांटिटी। तो लिख लें जरा, स्लोप y ओवर x, y के लॉन्ग क्या है b, तो बेटे इधर मैं लिख रहा हूं y की जगह पे b, और x के लॉन्ग क्या है i, तो b ओवर i। क्या इंफर कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी, और ये भी टेस्ट में आ सकते हैं। जी जी जरा देखें, सोलिनाइड लिया हुआ है, तो सोलिनाइड का फार्मूला पुत्र क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन क्या है, टर्न्स डेंसिटी अभी पढ़ लिया, आई क्या है, करंट। लेकिन इसमें बेटे क्या रखा हुआ है, आयरन का कोर रखा हुआ है ये, तो फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। अब म्यू आर क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेरी गुड। अब ये इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो बेटे इसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू एन आई। क्लियर। अब यहां से एन आई बेसिकली किसकी इक्वल है, आई के इक्वल है, ये ऊपर अभी बात करके आए, तो लिख सकते हैं पुत्र कि B इज इक्वल है म्यू आई। तो यहां से B ओवर आई किसके इक्वल आ गया, म्यू के इक्वल आ गया। तो स्लोप हमें क्या बताती है, लिखें जरा इसको इधर बेटे, स्लोप हमें बताती है म्यू इज इक्वल टू बी ओवर आई, ये इसकी स्लोप है। ये म्यू, म्यू क्या है, ये परमेबिलिटी ऑफ स्पेस मीडियम, क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम या मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। क्लियर। अच्छा दूसरी यहां से बड़ी मजे की बात, एक तो ये भी एमसीक्यू, थर्ड ये ग्राफ की नॉन लीनियर बिहेवियर क्या शो करते हैं भाई, यही तो देखो बी ओवर आई की स्लोप, जो नॉन लीनियर ग्राफ उनकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है। जब स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कांस्टेंट नहीं होती, यही इनका यूनिक बिहेवियर है। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू डोमेन्स की वजह से। वेरी गुड, ये जरा आप लोगों ने याद रख लें। अब नेक्स्ट लास्ट इसका फीचर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट फीचर है सूटेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, के मैग्नेटिक मटेरियल कहां कहां पे डेली लाइफ में सूटेबल है, किस पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो इनमें बेटे पहले एक होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और सेकंड होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इनको टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं, और इनको परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं, कि ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज होते हैं। अच्छा इनमें बेटे अगर इनका ग्राफ देखा जाए तो इनका लूप एरिया इस तरह का होता है, अगर इनका देखा जाए इनका इस तरह का होता है। ठीक है, देखें ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनकी कोर्सिविटी लो होती है, कोर्सिविटी की वैल्यू लो होती है, लो कोर्सिविटी। इनकी पहले चले इसकी लिख लेते हैं, इसकी रिटेंटिविटी लो होती है, लो रिटेंटिविटी। इनका लूप एरिया स्मॉल होता है। ठीक है, अच्छा इनकी जरा लिखिए, इनकी बेटे लार्ज कोर्सिविटी होती है। ये हर जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जरा ध्यान के साथ। इनकी लार्ज रिटेंटिविटी होती है और इनका लार्ज लूप एरिया होता है। ठीक है, अच्छा अब
लूप एरिया स्मॉल होता है तो इसका मतलब एनर्जी डिसिपेशन स्मॉल होती है। जरा ध्यान के साथ, लूप एरिया कब स्मॉल होगा? जब ये वाला पॉइंट मतलब कोरिसिविटी की वैल्यू बेटे जब स्मॉल होगी, डेफिनेटली देन लूप एरिया भी स्मॉल होगा। जब कोरिसिविटी की वैल्यू लार्ज होगी, लूप एरिया भी लार्ज होगा। तो दैट्स वाई जो कोरिसिविटी है वो मोस्ट सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये आपको बता दिया, अगर पेपर में पूछा जाए कि इसका फीचर कौन सा मोस्ट सेंसिटिव फीचर है, तो बेटे वो जो कोरिसिविटी है वो मोस्ट सेंसिटिव फीचर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इनकी बेटे जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, लार्ज मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी इनकी स्मॉल मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अच्छा, अब ये पॉइंट भी जरा ध्यान के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनकी परमेबिलिटी लार्ज होती है वहां पे बेटे जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी लार्ज होती है। कैसे? बी का फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। क्योंकि यहाँ पे इसकी यूजुअली बेटे ये आयरन के लिए होता है, ये यूजुअली स्टील के लिए होता है। तो आयरन की रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से बी की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एज कंपेयर टू आयरन जो स्टील होता है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कम होती है, तो जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटाइजेशन भी कम होती है। तो यहीं से अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए विच वन इज द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट, कौन सा होता है? टेम्परेरी जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं या परमानेंट मैग्नेट। तो बेटे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है डेफिनेटली वो ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों ज्यादा पावरफुल होता है? क्योंकि उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, उनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी लार्ज होती है। ठीक है, ये कहां पे यूज होती है? यूज्ड इन ट्रांसफार्मर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। ट्रांसफार्मर में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस एनर्जी का लॉस होता है और वो रिलेटेड होता है लूप एरिया से। जितना लूप एरिया कम होगा एनर्जी लॉस भी उतना ही कम होगा। तो हम ट्रांसफार्मर में यूजुअली उन मटेरियल्स को प्रेफर करते हैं जिनका लूप एरिया स्मॉल, और वो किनका होता है? वो आयरन का होता है। इस वजह से हम ट्रांसफार्मर में कोर आयरन की रखते हैं। इसके अलावा ये और कहां कहां पे बेटे यूज होते हैं? ये मोटर्स वगैरह में, एसी जनरेटर में, और यहां पे ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, या फिर बेटे ये लाउड स्पीकर में, डोर वगैरह में यूज होते हैं। जैसे फ्रिज का डोर होता है उसके साथ रबड़ लगी होती है, जैसे उसको क्लोज करते क्लोज होते हैं, तो रबड़ बेटे मैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? अच्छा, लास्ट पे इस पे लास्ट से इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप कर्व बताएं कि हिस्टैरिसीस लूप की कर्व कैसी होगी जब आप डीसी को एसी को रिप्लेस करते हैं डीसी से, फिर कैसी होगी जी? तो बेटे देखें, ये बी, ये आई, डीसी अपनी वैल्यू को रिवर्स नहीं करता। तो बेटे जब वैल्यू 0 से इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के साथ बी भी इंक्रीज होगी, तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर जब उसकी वैल्यू यहां तक जब इंक्रीज होगी, लेकिन जब स्विच को ओपन करेंगे डिक्रीज होगी, तो बेटे इसका ग्राफ ये यहां तक, तो उसके लिए इतनी ही लूप, ये इतना कर बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान के साथ इस यहां तक ये टॉपिक, आज का टॉपिक यहां तक ये कंप्लीट है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर की ये है कि दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू माय ऑल टीचर्स एंड इवन टू दैट पर्सन हु टॉट मी अ सिंगल वर्ड। ठीक है, होप सो आपको इंशाल्लाह इसकी सारी समझ आ जाएगी और आई भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।